गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। आज हम लोग का स्टार्ट कर रहे हैं आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी का पार्ट नंबर 3। जो लोग पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखे हैं वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग पार्ट नंबर 3 में बेसिकली आज का जो टॉपिक होगा उसके बारे में पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक हो जाएगा पेट्रोलियम, सेकंड टॉपिक हो जाएगा ऑयल ड्रिलिंग, थर्ड टॉपिक हो जाएगा नेचुरल गैस, फोर्थ टॉपिक हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट और फिफ्थ टॉपिक हो जाएगा हाइड्रो पावर प्लांट। तो आज हम लोग 5 टॉपिक कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में क्या है, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे कैसे इसके बारे में थ्योरी हो सकता है, इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिएगा। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर अपकमिंग वीडियोस। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक होगा पेट्रोलियम, लेकिन उससे एक इंपॉर्टेंट पहले एक आपका क्वेश्चन बन जाता है, व्हाई इज कोल पॉपुलर एज अ फ्यूल। कोल इतना पॉपुलर क्यों है फ्यूल के रूप में, ठीक है। और भी हम लोग के पास बहुत सा मीडियम है, लेकिन उसमें कोल जो है अभी के समय में इंडिया में देखिएगा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसका रीज़न ये है कि एक तो ये नेचुरल मेथड से बन रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि इसका जो माइनिंग कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम है, ठीक है। और तीसरा चीज़ हो जाता है ये आपका ह्यूज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये है कि आपका जो कोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि आपका ईजी टू अवेलेबल, आसानी से हर जगह आपको इंडिया में कहीं भी देखिए आपको कोल आसानी से मिल जाएगा। और इसका माइनिंग कॉस्ट कम है, तो माइनिंग कॉस्ट कम हुआ मतलब उसका जो आपका उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो भी कम जाएगा और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। लेकिन ये है कि अब इसके ज़्यादा कंजम्पशन हम करेंगे तो इसका जो प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा अगर कंजप्शन कर देते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। दैट्स वाई कहा जाता है सेव एनर्जी, ठीक है। जितना यूज़ हो उतना ही का कंज्यूम करो, अदरवाइज क्या होगा ये ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग को आगे जाके एनर्जी क्राइसिस को झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के मेन टॉपिक पे चलते हैं पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम बनता कैसे है, उसके बाद देखेंगे ऑयल ड्रिलिंग, कि पेट्रोलियम बन गया तो उसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहले आता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है आपका बनेगा कहाँ पे, किसी भी समुद्र में देखिएगा, समुद्र में जो पेड़ पौधा होता है उसको डाई एटम्स बोलते हैं, ठीक है। जब डाई एटम्स आपका जीवित है तो वो आपका समुद्र के ऊपरी सरफेस पे होगा, लेकिन जैसा ही वो डेड होता है, मरता है, तो वो जाके सी वेड के नीचे, सी वेड किसको बोलते हैं, समुद्र का जो नीचे का सरफेस है उसको बोलते हैं सी बेड, उस पर जाके वो जम जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर वो जाके जो नीचे है जो पत्थर है, ठीक है, उसके नीचे देखिएगा तो पत्थर होता है, उसमें जाके वो फंसेगा, बरीड हो जाएगा और वो स्क्यूज होते हुए चल जाएगा उसके नीचे। और वहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे बहुत लंबे समय तक, लाखों लाख साल तक वो वहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोज होता है। देन आपको वहाँ से पेट्रोलियम ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो ये था आपका पेट्रोलियम के बारे में। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ऑयल ड्रिलिंग। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि डाई एटम्स क्या होता है आपका, समुद्री पेड़ पौधा, वो जब मरेगा समुद्र के बेड पे जाएगा और वो धीरे धीरे फंसते हुए चल जाएगा, कहाँ, अंदर चल जाएगा अर्थ सरफेस के अंदर। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पत्थर होता है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे वो डिकम्पोज होगा और देन वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होगा और ये होने में उसको लाखों लाख साल लगता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑयल ड्रिलिंग के बारे में। और आपका सेकंड टॉपिक होने वाला है आज का, वो हो जाएगा ऑयल ड्रिलिंग।
अब ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जो आपका ग्राउंड सरफेस, अर्थ सरफेस जो है, वहाँ से ड्रिल करते हुए हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ पे पेट्रोलियम अवेलेबल है। तो इसका चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आता है कि किस पार्ट में कितना पेट्रोलियम अवेलेबल है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो आपका कंपनीज है जो इस फील्ड में वर्क करता है वो वहाँ तक ड्रिल करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं वाइल्ड ड्रिलिंग, ठीक है। और उसके बाद करता क्या चीज़ है, वहाँ पे देखिएगा काफ़ी एडवांस लेवल का मशीनरी यूज़ किया जाता है और काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट करके वो प्लांट को एस्टैब्लिश किया जाता है। और ये करता क्या चीज़ है कि आपके जो अंदर का जो पेट्रोलियम है वहाँ तक आपका क्या करता है, वाइल्ड रिंग लगाता है, ठीक है। एक आपका पाइप लगाएगा, ठीक है। पाइप जो है, मान लीजिए कि अंदर अर्थ सरफेस आपका जो है, यहाँ पे आपका पेट्रोलियम अवेलेबल है, ठीक है। और जान रहे हैं कि पेट्रोलियम हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे बन रहा है, तो उसके पास होगा क्या चीज़, वो हाई टेम्परेचर पे है, इसका मतलब वो एवोपरेट भी कुछ हुआ होगा, कुछ पार्ट क्या हुआ होगा, यहाँ पर एवोपरेट हो गया होगा, और ये क्या है आपका नेचुरल गैस के रूप में है, और नीचे में आपका पेट्रोलियम है और यही एवोपरेट हुआ तो ये बन गया आपका नेचुरल गैस, ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या चीज़ है कि आपका यहाँ से ड्रिल करते हुए हम लोग वाइल्ड पेट्रोलियम तक पहुँचे, ठीक है। और इसको मशीन के थ्रू किया जाता है, अर्थ सरफेस पे लाया जाता है। क्या करेंगे, अर्थ सरफेस पे लाएंगे, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोल देते हैं वाइल्ड ड्रिलिंग। अब यहाँ पे आता है कि जो तेल हम लोग को यहाँ पर निकल के आया पेट्रोलियम, क्या वो आपका पेट्रोल के रूप में अवेलेबल है, क्या वो डीजल के रूप में है, क्या वो केरोसिन के रूप में है, नहीं। उसको फर्दर प्रोसेस करके वहाँ पे प्यूरिफाई करके हम लोग ऑब्टेन करते हैं पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन, ठीक है। तो वहाँ पे फर्दर उसको हम लोग प्यूरिफाई करेंगे तो वहाँ से हम लोग को ये तीन चीज़ मिलने वाला है पेट्रोलियम का। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन के थ्रू जहाँ पे हम लोग को भेजना है वहाँ तक भेजेंगे, और जहाँ पाइपलाइन का व्यवस्था नहीं है, जिस जगह पे पाइपलाइन से नहीं भेज सकते हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ को कंटेनर में भरकर शिप के थ्रू वहाँ भेज दिया जाता है, क्योंकि समुद्री रास्ता से हर कंट्री जुड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ तक भेज दिया गया तो वहाँ पे आपको पेट्रोलियम हो गया। अब आता है कि नेचुरल गैस के बारे में, तो वो हम लोग का अलग टॉपिक था। तो हम लोग पहले देख लिए कि वाइल्ड ड्रिलिंग होता क्या चीज़ है। आपका वाइल्ड ड्रिलिंग जो है वो अर्थ सरफेस से होते हुए हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, ड्रिल करते हैं जहाँ पे पेट्रोलियम अवेलेबल है। और वैसी कंपनी जो इस फील्ड में काम कर रही है वो इसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट में एडवांस मशीनरी के थ्रू ऑयल को बाहर निकाल के प्यूरिफाई करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोल देते हैं वाइल्ड ड्रिलिंग, ठीक है। और इसका जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम बनेगा, इसको ट्रांसपोर्ट कहीं से कहीं भेजना है, या तो वो पाइपलाइन से होगा या तो वो शिप के थ्रू होगा। यही दो मीडियम बनता है इसको ले जाने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो थर्ड टॉपिक था वो था आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस के बारे में अगर देखा जाए तो ऑलरेडी आपको हम पहले भी यहाँ पे बता चुके हैं कि ये जो पेट्रोलियम के ऊपर जो है, जो आपका सैचुरेटेड स्टीम के फॉर्म में अवेलेबल होगा, उसको बोल देते हैं नेचुरल गैस। अब जानते हैं कि नेचुरल गैस जो है उसका डेंसिटी एयर के डेंसिटी से कम होता है। दैट्स वाई उसका जो आपका मास होगा, या हम लोग वेट की बारे में बात करें तो वो एयर से हल्का होता है, तो ये लाइटर देन एयर होगा, ठीक है। आपका नेचुरल गैस है, लाइटर देन एयर होगा। और ये देखिएगा इसमें मेन रूप से पाया जाने वाला जो सब्सटेंस होगा, कंस्टिट्यूएंट होगा, वो हो जाता है CH4, मीथेन। अब मीथेन क्या होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल, मतलब ये काफ़ी जल्दी बर्न करने वाला चीज़ है, काफ़ी तेज़ी में जल जाने वाला चीज़ है, ठीक है। और इसमें कोई तरह का रेसिड्यू भी नहीं बचता, कोई अवशेष भी नहीं बचता है, मतलब ये कंप्लीट कंबशन हो रहा है। तो ये जो आपका यहाँ पर जो निकल रहा है CH4, वो आपका नेचुरल गैस का मेन पार्ट्स होता है, ठीक है। अब आता है कि नेचुरल गैस में जो है कोई तरह का ओडोर नहीं होता है। नेचुरल गैस में कोई तरह का महक नहीं होता है। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हम लोग घर में जो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं उसमें तो महक है, ठीक है। तो वो आपका उसमें मिक्स किया जाता है। एक्चुअली अगर देखिएगा बाय नेचुरल देखिएगा तो इसमें कोई तरह का महक नहीं है। जब ये आपका ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस समय इसमें एक हाईली ओडोर वाला केमिकल का यूज़ करते हैं,
ठीक है, हाईली ओडोर वाला केमिकल का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं इथाइल मारकैप्टन। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, इथाइल मारकैप्टन। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपका हो जाएगा वो हो जाता है C2H6S। ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये जो आपका इथाइल मारकैप्टन जो है, इसमें एक तरह का महक, जो हम लोग के घर में जो गैस लीक करता है, जो महक है वो इसके कारण हो रहा है। ये इसलिए यूज़ किया जाता है सिंपली प्रिकॉशन के लिए। मान लीजिए घर में अगर आपका लीक करने लगा तो इस महक से आप पकड़ लेते हैं कि घर का जो सिलेंडर है वो लीक कर रहा है। अगर मान लीजिए ये नहीं मिक्स करते, उसमें घर में सिलेंडर लीक कर रहा है, तो आपको स्मेल पता चलेगा नहीं। और आप क्या चीज़ किए, आप जाके वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेबल चीज़ को रख दिए, मतलब माचिस जला दिए, तो घर में आग लग जाएगा, उससे विस्फोट भी हो जाएगा और इससे काफ़ी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, या तो मान लीजिए घर में लाइट को और ऑन कर देते हैं गैस के प्रेजेंस में, तो वो उससे हीट लेकर वो बर्न होना शुरू होगा, जिससे क्या होगा, काफ़ी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा और डैमेज प्रोवाइड कर देगा आप लोगों को। तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। उससे बचने के लिए प्रिकॉशन के रूप में इथाइल मारकैप्टन का यूज़ करते हैं, ताकि जब ये लीक करे तो आपको पता चल जाए कि गैस लीक कर रहा है, जाके उसका नॉब बंद कर दीजिए और जो आपके घर में खिड़की या गेट है सबको खोल दीजिए, ताकि वो क्या हो, बाहर चला जाए। ठीक है, उससे आप सेफ हो सकते हैं। और उस समय कभी भी लाइट ऑन ना करें, अदरवाइज आपका वहाँ पर आग लग सकता है। ठीक है, तो ये था आपका नेचुरल गैस के बारे में। और इसके बाद का जो टॉपिक था हम लोग का थर्मल पावर प्लांट, उसके बारे में देखते हैं। अभी हम लोग शुरू करेंगे आपका थर्मल पावर प्लांट के बारे में जानेंगे, ये होता क्या है, इसका क्या काम होता है। अभी तक हम लोग ऑयल ड्रिलिंग का कर लिए, पेट्रोलियम कर लिए और नेचुरल गैस कर लिए। अब देखते हैं हम लोग थर्मल पावर प्लांट। अभी हम लोग देखेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। ये देखिएगा, ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हीट एनर्जी को क्या में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखिएगा, थर्मल पावर प्लांट का नाम से ही समझिएगा, तो यहाँ पर थर्मल मीन्स हो जाता है हीट। ठीक है, थर्मल मीन्स क्या होता है, हीट होता है। तो ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और इसका जो आपका प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे काफ़ी ह्यूज मात्रा में फॉसिल फ्यूल का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो आपका जितना भी फॉसिल, मेन रूप से कोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोल क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब ये जो फॉसिल फ्यूल को हम लोग बर्न करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, आपका हीट प्रोड्यूस होगा और वो हीट का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो उस प्लांट को बोल देते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि ये प्लांट कहाँ पे लोकेट होगा, कहाँ पे होता है। ये बेसिकली प्लांट देखिएगा, जहाँ पे आपका कोल निकल रहा है, जिस एरिया से कोल निकलेगा उसी एरिया में आपका थर्मल पावर प्लांट को लगाया जाता है, ताकि वहाँ से आपका देखिएगा कि जो कोल निकला है उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में कॉस्ट कम लगे। ठीक है, अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उस पर भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये प्लांट आपका वैसे जगह पे होगा जहाँ पे आपका कोल का हो रहा है या ऑयल फील्ड हो, जहाँ पे आपका तेल जनरेट हो रहा है, तो उससे थोड़ा दूरी पर ही इसको एस्टैब्लिश किया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम लगे, ताकि जो ओवरऑल आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उस पर भी रेट आपको कम लगे। ठीक है, अब आता है डिसएडवांटेज विथ फॉसिल फ्यूल। डिसएडवांटेज क्या है फॉसिल फ्यूल का, इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके थे कि अब फॉसिल फ्यूल जलेगा, कार्बन जलेगा, तो वहां से आपको क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो ये एटमॉस्फेयर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के लिए क्रिएट करेगा प्रॉब्लम, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। दूसरा चीज देखिएगा, इससे जो है आपका यहाँ से देखिएगा तो एसिड रेन का भी कारण बन जाता है ये चीज़। दूसरा, उसके बाद देखिएगा तो ये आपका एसिड रेन का कारण तो हो ही गया, और उसके बाद आपका आ जाता है कि ये CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ेगा, जिससे हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका ये डिमेरिट्स था।
तो अब हम लोग देख लिए थर्मल पावर प्लांट जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करके उसके हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो कर लिए, लेकिन उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वहाँ का एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, और देखिएगा ये आपका रीजन बन जाता है एसिड रेन का। अब इसके बाद का जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था वो था हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा तो हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब होता क्या चीज है, नाम से समझिएगा। हाइड्रो मींस हो जाता है आपका वाटर, ठीक है, वाटर। अब यहां पे आ रहा है वाटर में जो प्रेजेंस आपका एनर्जी है उसका यूज करके यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उसको बोलेंगे, उस प्लांट को बोलेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। अब एक्चुअली ये होता क्या चीज है, अब इंडिया में देखिएगा तो वाटरफॉल बहुत कम जगह अवेलेबल है, अगर है भी तो उसमें उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं होता, ठीक है, उतना ह्यूज एनर्जी नहीं होता। और हम लोग जानते हैं कि जो आपका मूविंग वाटर जो है उसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, लेकिन जब वो झरना से ऊपर से नीचे गिरने लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अगर आपका देखिएगा कोई झरना काफ़ी ऊंचा में है तो वहाँ पे जो वाटर है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी जब आपका जो झरना से ऊपर से पानी नीचे गिरेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ऊपर से पानी गिरेगा, नीचे आपका प्लांट का टरबाइन होगा, उस पर स्ट्राइक करेगा तो वहाँ से उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो वाटर में प्रेजेंस आपका एनर्जी है उसका यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना जो प्लांट करेगा उस प्लांट का नाम है हाइड्रो पावर प्लांट। अब यहाँ पे आता है कि इंडिया में बहुत कम जगह आपका वाटरफॉल अवेलेबल है, इसलिए हम लोग को डैम का स्ट्रक्चर करना पड़ता है, डैम बनाना पड़ता है। डैम क्या करता है, आपका पानी उसमें स्टोर करा जाता है, पानी को फ्लो करने में रोकता है, और जब हम लोग को वहाँ पे पानी बहुत भर जाता है तो वहाँ से डैम का गेट खोल के वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में वो मदद करता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को जो आप यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। डैम जो है आपका पानी को फ्लो को रोकेगा, ठीक है। अब आपका कह सकते हैं कि बिग रिजर्वायर के रूप में काम करता है डैम, उसमें काफ़ी अमाउंट में पानी जमा हो जाएगा, ठीक है। और जब पानी उसमें रुका हुआ है तो उस समय उसमें जो एनर्जी अवेलेबल है वो है पोटेंशियल एनर्जी। जब वो पोटेंशियल एनर्जी पानी जब ऊपर से नीचे की ओर गिरना स्टार्ट होता है तो उसमें हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी जब आपका ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा, नीचे आपका टरबाइन लगा होगा, टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा, वहाँ से टरबाइन मूव करेगा, टरबाइन से फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है थ्रू द जनरेटर, ठीक है, थ्रू द जनरेटर। तो वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो हो रहा है वो होगा जनरेटर के थ्रू, ठीक है। टरबाइन से अटैच होता है आपका जनरेटर और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और आपका जो डैम है, डैम में क्या होता है कि जब बारिश होता है तो सब जगह से पानी का जो रास्ता है वो डैम में फ्लो कर दिया जाता है ताकि वो किसी भी शहर को बर्बाद ना करे, और उसमें जो पानी जमा है उस पानी का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज यहाँ तक देख लिए। और एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर, तो थर्मल पावर प्लांट जो आपका है वो हो जाता है नॉन रिन्यूएबल। यहां से देखिएगा तो नॉन रिन्यूएबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, कोल को बर्न करके हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और कोल जो है अगर एक्सेसिव यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा। और ये वाटर, ये जो देख रहे हैं हाइड्रो पावर प्लांट, तो ये हो जाएगा रिन्यूएबल, ठीक है। इसलिए क्योंकि पानी मान लीजिए खत्म हुआ, फिर बारिश हुआ, फिर डैम में पानी भर गया, फिर उस पानी का हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे रिन्यूएबल होगा। आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक डिसएडवांटेज ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद देखेंगे बायोगैस के बारे में, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए, ताकि जो अभी आपका लॉकडाउन का स्थिति अभी बना हुआ है उस स्थिति में वो
पढ़ाई कर सके। और आपको मेरे चैनल पे देखिएगा तो मैथ के साथ साथ साइंस का भी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। और जहाँ तक कि रहा इसका आपका थ्योरी का पार्ट, तो वो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू PDF को डाउनलोड करके पूरा नोट्स को लिख लीजिए, ताकि आपको नोट्स में भी प्रॉब्लम ना हो और क्लास करने में भी दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।